Yeah, hello everyone. Welcome to the class, guys, and welcome to the next lecture, that is day 14 in the free ATC crash course. और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्रेविटेशन, राइट? सो एवरीवन, स्वागत है इस क्लास में। हम लोगों ने कल की क्लास में मैक्सवेल इक्वेशंस को बहुत अच्छे से किया है एंड आई एम मतलब आई कैन आई अज्यूम यू गाइस टेल मी कि क्या मैं ऐसा मानूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर कोई किसी ने मैक्सवेल इक्वेशन, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन सब कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो आप लोग बिल्कुल जाके पिछली क्लासेस में पढ़ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं गाइस जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? मैग्नेटिक मटेरियल्स और ईएम वेव प्रोपगेशन को मिला दें अगर मैक्सवेल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो पिछले साल में मतलब 2018 में करीब 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना भी मैंने कल डिस्कस किया है ना, इतना तो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। आपको उससे ज्यादा की ज्यादा जरूरत भी नहीं है और इतना बहुत है आपके पढ़ने के लिए, राइट? तो मुझे जल्दी से बताएं क्या क्लियर है सबको? हेलो शुभम, हाय जसवंत, हाय अंकित, हेलो सुजाता, हाय रोहित, मधुमैंती, दीपक, एवरीवन वेलकम टू द क्लास। या सो गाइस टेल मी हाउ आर यू ऑल एंड कैसे जा रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार थोड़ा सा बता दो, फिर हम लोग ग्रेविटेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन गाइस सर पूरा समझ गए थे, थैंक यू। ओहो, थैंक यू सो मच शुभम, बहुत अच्छा। ऐसे कमेंट आप लोग देते रहते हो ना। अगर गाइस बिल्कुल समझ में आया करे ना तो एकदम कमेंट को एकदम आग वगैरह से दिल से भर दिया करो। आपको बिल्कुल हमें भी समझ में आना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, राइट? क्योंकि हमारा अल्टीमेटली कोशिश यही रहता है कि मैं यहां से जो कुछ भी पढ़ाऊं आप लोग सारा का सारा ग्रैस्प कर लो, राइट? तो बस एक चीज यही बोलूंगा कि जैसे डेली बोलता हूं, अगर आप रेडी हैं अब हम लोग सेम फेज में हो जाएं और एक बार आप लोग यस बोल दें तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने पूरे फिजिक्स का, राइट? सो जल्दी से मुझे बताएं गाइस, जल्दी से बताएं, शुड वी स्टार्ट द सेशन नाउ? शुड वी स्टार्ट द सेशन नाउ? जल्दी से बताएं एवरीवन। बस एक बार ध्यान रखना है, क्लास में शुरू से आखिर तक बने रहना है। अगर क्लास छोड़ के जाओगे तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना पाओगे, राइट? अगर बनाना है क्वेश्चन तो बस आप क्लास में ध्यान से रहें, राइट? आपका बस यही काम होना चाहिए कि पूरी क्लास को देखो और अच्छे से एंजॉय करो, राइट? चलो ओके, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेविटेशन, राइट? कोई मुझे बताएगा कि ग्रेविटेशन की स्टार्ट कब से हुई? आप मुझे बता सकते हो कि ग्रेविटेशन के बारे में किसने, कैसे, मतलब क्या था, मतलब पूरी जर्नी कैसे हुई? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार न्यूटन साहब हमारे एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा, उनके दिमाग में आया कि सेब नीचे क्यों आ रहा है, सेब ऊपर वापस क्यों नहीं चला गया, यहां से गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई, यहां से ग्रेविटेशन का आइडिया आया। बट ऐसा नहीं है, राइट? दिस इज द वेरी फनी स्टोरी विच पीपल से, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, राइट? हम आपको पीछे ले चलते हैं, थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताते हैं और फिर वहां से हम लोग एकदम देखते हैं कि क्या खोज रहा। आप देखोगे गाइज, आप दंग रह जाओगे, सच बता रहा हूं, आप दंग रह जाओगे कि मतलब इस स्टडी के लिए लोगों को जेल तक हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गैलीलियो को जेल तक हो गई थी इस स्टडी को करने में, जिस स्टडी के हेल्प से आज लोग स्पेस पे चले जाते हैं, आज चंद्रमा पे चले जाते हैं और दूसरे प्लैनेट्स पे जाने को सोच रहे हैं। और ये सब तभी संभव हो पाया है जब हमारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट लोगों ने इतना मेहनत किया है, राइट? तब जाके ये चीजें हम लोगों ने किया है। बिल्कुल, रे ऑप्टिक्स बिल्कुल सिलेबस में है। तो गाइस चलते हैं, उस जर्नी की शुरुआत करते हैं, कुछ देर आपसे बात करते हैं, क्वेश्चंस की बरसात करते हैं और ग्रेविटेशन का आगाज करते हैं, राइट? लेट्स से मैं आपको बोलूं जल्दी से गाइस, देखो ध्यान से, हम लोग कहेंगे कि जर्नी जो हमारी स्टार्ट हुई, हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई ना किसकी? ग्रेविटेशन की। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटेशन की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, ग्रेविटेशन मतलब आप लोग इसके बारे में क्या पढ़ोगे? गुरुत्वाकर्षण, राइट? जो अट्रैक्ट कर, देखो कैसे होता है, आप देखो ध्यान से समझो कि अगर हम बोले यहां से कि ग्रेविटेशन का क्या है, तो अपने पास एक बहुत ही पुराने अराउंड 2000 ईयर्स एगो, राइट? इट्स नॉट 1 साल 2 साल पहले, अराउंड 2000 ईयर्स एगो, अराउंड 2000 ईयर एगो हमारे पास एक महान विद्वान थे, हु वाज टॉलमी, राइट? टॉलमी थे एक, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि
सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं। आप बस ध्यान से सुनना इस बात को, राइट, तब जाके आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, तब जाके आप समझ पाओगे। मैं आपका कमेंट भी लूंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी चल रहा हूं, राइट, अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूं, तो अभी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सिर्फ यहां फोकस करो, फिर मैं आपका कमेंट देखूंगा और वहां पे जवाब दूंगा, राइट। तो लेट्स बिगिन विथ हियर। अब देखो हुआ क्या कि टॉलमी एक फिजिसिस्ट थे, एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, जो भी कहो आप, उन्होंने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दिया, कब, अराउंड 2000 ईयर एगो। व्हाट डू यू मीन बाय जियोसेंट्रिक मॉडल? कौन बताएगा मुझे जियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है? जियोसेंट्रिक मॉडल मतलब ये होता है कि ये अर्थ है, मतलब हम देश के राजा, हम अर्थ हैं, और अर्थ के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? टॉलमी ने क्या कहा कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है। हमको लगा भाई हम तो एकदम रुके हुए हैं एकदम, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे लगा रुका हूं ना, कौन आता है भाई, हम यहाँ पे हैं, हम देखते हैं सूरज वहां पे है, सूरज घूम के उधर से उधर जाता रहता है, तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, लोगों के मन में यही आएगा कि भाई साहब ये जो है अर्थ जो है ऐसे ऐसे जा रहा है। लेकिन टॉलमी ने ये बोला कि जो अर्थ है ना वो जियोसेंट्रिक मॉडल है, मतलब कि अर्थ जो है, जो आपका प्लैनेट्स का मोशन है वो जियोसेंट्रिक मॉडल है। मतलब क्या है इसका कि जो अर्थ है, उनका कहना था कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ सेंटर पे यहां पे ऐसे स्टेशनरी है। ये किसका कहना था? जियोसेंट्रिक मॉडल में, और टॉलमी का कहना था, राइट, कि अर्थ स्टेशनरी है और इसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। बहुत सारी थ्योरीज आई, लोगों ने कुछ। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कैसे पता चला कि ये अर्थ सर्कुलर है, अर्थ गोल है, दुनिया गोल है, ये कैसे पता चला? हाउ डिड यू गाइस केम टू नो कि दुनिया अर्थ गोल है, राइट। तो मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोई बीचेस पे, कितने लोग बीच पे गए हैं मुझे बताओ जल्दी से, कितने लोग बीच पे गए हैं? बीच पे कितने लोग गए हैं? किसी भी तरीके का बीच होगा, कितने लोग बीचेस पे गए हैं? लाइक कि आपका गोवा हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद उधर हो गया, उधर आपका जो भी कोस्ट पे हो गया, राइट, चेन्नई हो गया, इधर आपका पुरी हो गया, राइट, उस साइड में कितने लोग बीचेस पे गए हैं? टेल मी, जल्दी से बताओ, मुझे बताओ। अगर बीचेस पे कौन गया तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बेसिक सा सवाल पूछूंगा। बीचेस पे होता क्या है ना, देखो होता क्या है बीच पे, आप देखो, मैं ऐसे बताऊं कि सपोज आप जब बीच पे खड़े होते हो, राइट, बीचेस पे आप खड़े होते हो, और सपोज कि आपके सामने से एक शिप जाए, जब आपके सामने से एक शिप जाएगा तो आप अगर उस शिप को देखते रहो तो थोड़ी देर बाद, बहुत देर तक वो शिप स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। फिर आपको लगेगा कि वो शिप जो है वो गायब हो रहा है, और साथ ही साथ वो शिप ऐसे जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? शिप जो है ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, और जब कभी भी हमको उधर से शिप आता हुआ दिखाई देता था तो सपोज शिप के ऊपर बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती थी, टावर लगे होते थे, तो हमको पहले टावर दिखता था, जैसे मान के चलो ये अर्थ है, सपोज ये कब पॉसिबल है? ये सर्कुलर केस में पॉसिबल, राइट। यहां पे आप खड़े हुए हो, देखने के लिए। अब यहां से एक शिप आ रहा है ना, यहां से एक शिप आ रहा है। बोलोगे सर शिप गिर क्यों नहीं जाएगा? भाई साहब पानी भी यहीं अटका हुआ है ना। ये तमाम सवाल थे। ये शिप यहां पे ऐसे टावर है शिप का, राइट, शिप के पास टावर होते हैं ना, लेट्स से इनका फ्लैग है इस तरह से लगा हुआ है, राइट, इस तरह से इनका फ्लैग है। अब जब ये शिप यहां पे आया, थोड़ा सा आगे आया, तो हमें पहले ये दिखाई दिया, हमको पहले टावर दिखाई दिया, फिर जब आगे आया तो हमको ये चीज दिखाई दी। इस बात ने हमको फोर्स किया कि जरूर अर्थ जो है वो सर्कुलर है, राइट। दिस वाज द हाँ, वेरी गुड, हाँ, तो यही था, ये शिप जो था, ऐसे आइडिया मिला लोगों को कि भाई ये एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल था, ये प्रूव करने के लिए अर्थ सर्कुलर है, क्योंकि जब इधर से आ रही हैं शिप्स तो उनको पहले ऊपर का दिखता था और फिर ऐसे आता था, राइट। तो दिस वाज द वन ऑफ द एग्जांपल कि आपको जिससे पता चला कि जो अर्थ है ना, जो अर्थ है वो सर्कुलर है, राइट। अब जब अर्थ सर्कुलर है तो जो हमारे टॉलमी थे, इन्होंने एक लॉ दिया। क्या दिया वो लॉ? देखो, इन्होंने बोला कि जो आपके प्लैनेटरी मोशंस हैं, प्लैनेट मतलब अब आप सबको पता है स्टार प्लैनेट, उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे। स्टार क्या होता है? ऐसा प्लैनेट जिसमें खुद की लाइट होती है। प्लैनेट मतलब जिसमें खुद की लाइट नहीं होती, राइट, लाइक अर्थ एंड मून इट इज।
अब देखो जो अब हुआ क्या, जियोसेंट्रिक मॉडल, इन्होंने कहा जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, राइट, वो सारे के सारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, राइट, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसको हम लोग बोलेंगे जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर अपने आए आर्यभट्ट, राइट, आर्यभट्ट जो थे ये करीब 1000 ईयर्स एगो, बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग सेंचुरी की बात है, इन्होंने एक मॉडल दिया विच वाज हेलियोसेंट्रिक मॉडल, राइट। बहुत सारे और भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनमें आर्यभट्ट का नाम इस चीज में काफी फेमस है, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी में काफी आगे थे। तो आर्यभट्ट ने एक लॉ दिया हेलियोसेंट्रिक मॉडल, हेलियोसेंट्रिक मॉडल में उन्होंने बोला सन एट सेंटर, क्या बोला उन्होंने, सन एट सेंटर, राइट, सन एट सेंटर, ओके। एक पोलिश मॉन्क थे, मॉन्क मतलब समझते हो रिलीजियस टाइप के जो लोग होते हैं ना, थोड़ा सा भिक्षु टाइप के पोलिश मॉन्क थे, उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, राइट। निकोलस कोपरनिकस ने ये बोला, इनका ये टाइम था 1473 से 1543, है ना। तो इस टाइम पे इन्होंने बोला, इन्होंने इसी के टाइप का एक मॉडल दिया, उन्होंने बोला सेंट्रल पे सन है, राइट, सेंट्रल पे सन है, सन सेंट्रल पे है, जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, राइट, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड इन्होंने एक बात और बोली कि सपोर्टेड, अब देखो इन्होंने क्या उसी टाइम पे, किसके टाइम पे, निकोलस कोपरनिकस, ये क्या थे, ये मॉन्क थे, इनके एक सपोर्टर थे ये, राइट, क्या थे ये, सपोर्टर थे। जैसे मान लो कोई धर्म गुरु हो तो हम लोग किसी को मानते हैं ना, तो गैलीलियो वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्सन निकोलस कोपरनिकस, और उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, बोला हाँ ये गुरुजी सही बोल रहे हैं, सेंट्रल पे सन है और प्लैनेट्स जो हैं अराउंड उसके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा, तो इसके लिए क्या हुआ उस टाइम पे सारा का सारा डिसीजन वाज टेकन बाय द चर्च, राइट। तो चर्च ने क्या किया था इसके लिए, चर्च ने इनको जेल भेजा था, इनको सजा हुई, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड ही वॉज सेंट टू जेल। मतलब सोचो कि कितना योगदान है मैथफिजिसिस्ट लोगों का, राइट। तो ही वॉज सेंट टू जेल, राइट। ये सारी कहानी यहां तक की हुई, गैलीलियो वॉज सेंट टू जेल। लेकिन उसी गैलीलियो के टाइम पे एक हमारे पास में एक और थे जिनका नाम था टाइको ब्रेट, राइट, उनका नाम था टाइको ब्रेट। उसी टाइम में सेम टाइम ऑफ गैलीलियो, राइट, गैलीलियो के टाइम पे ही हमारे पास में एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था टाइको ब्रेट, और ये बहुत बड़े ज्ञानी थे इस टाइम पे, ही वॉज फ्रॉम डेनमार्क, और उन्होंने नेकेड आई से पूरा का पूरा प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी उन्होंने अपने नेकेड आई से, कुछ चश्मा नहीं, कोई लेंस नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने नेकेड आई से इस प्लैनेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व किया और कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके अपनी एक बुक में लिखा। और उस बुक में उनके जो फॉलोअर थे, इनके फॉलोअर किसके, टाइको ब्रेट के जो फॉलोअर थे, ही वॉज केपलर, राइट, जो ये इनके जो फॉलोअर थे, ही वॉज केपलर, राइट, केपलर इस टाइम में, राइट। केपलर ने क्या किया, केपलर ने इनके आइडियाज को एनालाइज किया, जो इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा ऑब्जर्व करके, केपलर ने इनके आइडियाज को पढ़ा, ठीक से देखा, और उसके बाद उस पे इन्होंने कुछ लॉज दिए। उसके बाद केपलर्स का लॉज आता है जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं, और इसी केपलर्स के लॉ से इन्फ्लुएंस होकर न्यूटन साहब ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। सर नेकेड आई से प्लेनेट नहीं दिख गया, आर्यन इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। जब अर्थ मूव कर, आपको सन तो दिख ही रहा है ना, सन दिख रहा है आपको, मून दिख रहा है आपको, स्टार्स दिख रहे हैं, तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, राइट। सप्तऋषि मंडल एक 7 तरीके का तारा होता है, पोल स्टार होता है ना, ध्रुव तारा, उन सब की हेल्प से इन्होंने बस एनालिसिस किया, राइट। तो ये चीजें थी आपके, ये था जर्नी ग्रेविटेशन का, मतलब इनसे इन्फ्लुएंस होकर न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बोलो क्या स्टार्ट किया जाए ग्रेविटेशन।
अब इसके बाद जो हमारी कहानी है, जो अपने लोगों ने फॉर्मूला के फॉर्म में पढ़ा, वो पहली बार किसने दिया? केपलर ने दिया। बाकी सब लोगों ने ऐसी हवाई तीर मारा था, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट वाज द केपलर्स थिंग, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमारा पहला चीज है दैट इज केपलर, राइट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट उसके पहले हम लोग केपलर लॉ पढ़ेंगे। आई थिंक कि वो हमने यहाँ पे हेडिंग में मिस कर दिया है, कोई नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केपलर्स लॉस। पहले हम लोग देखेंगे, पहला जो आया था दैट वाज केपलर्स लॉस। केपलर के लॉस क्या क्या थे? देखो ध्यान से समझो इस बात को। केपलर्स फर्स्ट लॉ, राइट, केपलर ने 3 लॉ दिए। केपलर के 3 लॉस थे, उनमें से जो सारे के सारे लॉस थे हम लोग यहां पे 1 बाय 1 करके लिखेंगे। लेट्स राइट इट। पहला क्या था? प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन, देखो पहले सब लोग बोलते थे कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इन्होंने बोला नहीं भाई साहब, ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, राइट, इन एन सर्कुलर ऑर्बिट। सॉरी इन एन, पहले लोगों ने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इन्होंने बोला इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट, इन्होंने बोला कि इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब जब इलिप्टिकल ऑर्बिट पे है तो इलिप्स तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, राइट, इन्होंने बोला सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्टिकल है। एंड द सन is situated at one of the focus of this ellipse, right। ellipse के बारे में आपको पता होगा, ellipse पे 2 फोकस होते हैं, राइट, 2 फोकस होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, मेजर एक्सिस पे। यहाँ पे एक सन है, सपोज कि आपने कहा कि ये सन है, ये सन है, एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे, तो ये चीज होगा। इन्होंने कहा कि यहाँ सन होगा और ये प्लैनेट्स जो हैं आपके इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय नीलेश। देखो डियर, मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि जब जिस चीज की क्लास चले उस टाइम पे उसकी क्लास किया करो, राइट, क्योंकि सब कुछ होगा। आप इन चीजों में ना टाइम वेस्ट करते हो, हमको आपसे ज्यादा टेंशन है सब कुछ पढ़ाने का, राइट। तो जब फिजिक्स का चल रहा है तो फिजिक्स पढ़ो, जब एप्टीट्यूड चलेगा एप्टीट्यूड पढ़ना है ना, ये चीज देखो ध्यान से। अब इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। देखो बिना मतलब का 2 मिनट चला गया ना, तो आप लोग फोकस करें यहाँ पे, प्लीज फोकस करें थोड़ा सा। देखो हुआ क्या, ये प्लैनेट, ये केपलर का लॉ था, राइट, केपलर्स का लॉ था कि ये इस पे होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था केपलर का, जो सेकेंड लॉ था, देखो केपलर का सेकेंड लॉ था कि एरियल वेलोसिटी, ध्यान से समझना, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है? ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, और इसको ऐसे भी बोलो, द प्लैनेट sweeps out equal area in equal time। what do you mean by? ध्यान समझना, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा कौन? प्लैनेट स्वीप करेगा। क्या मतलब है? जैसे मान लो कि ये एक तुम्हारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, राइट, और ये है तुम्हारा यहाँ पे सन है, लेट से ये तुम्हारा सन है, ओके, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे लेट से प्लैनेट है, ओके, लेट से यहाँ पे प्लैनेट है। ध्यान समझना, मैं इसको आपको ऐसे बताता हूं, देखो ध्यान से फिर से समझो। ये आपका क्या है? इलिप्टिकल पाथ है, ओके, इलिप्टिकल पाथ है। अब यहां पे क्या है? इसके फोकस पे यहां पे सन है, ओके, क्या है? सन यहां पे है, ओके। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, हमने कहा कि एक प्लैनेट यहां पे था और टी टाइम में वो प्लैनेट यहां पे घूम के यहां पे आ गया, राइट, टी टाइम पे यहां पे आ गया, राइट। तो इसने कितना एरिया स्वीप किया? इसने जो है इतना एरिया स्वीप किया, ओके। कितने टाइम में आया ये? टी टाइम में, ओके, टी टाइम में। और एक प्लैनेट आपका यहां पे था, सेम प्लैनेट जब यहां पे आया तो वो आपका ऐसा था, राइट, सेम प्लैनेट जब यहां पे आया तो इतना था, और टी टाइम में वो सपोज मूव करके इतना चला गया, तो इसका इसने कितना एरिया कवर किया? इसने जो है इतना एरिया कवर किया, ओके। टाइम कितना लिया इसने? इसने भी टाइम कितना लिया? टी ही लिया। उसने टी उधर लिया था तो इसने भी टी ही लिया। लेट्स से
ये एरिया जो है वो A1 है और ये एरिया जो है वो A2 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केपलर ने कहा कि A1 बराबर A2 होगा, A1 बराबर A2 होगा, राइट। सेम टाइम में वो जितना एरिया इधर कवर करेगा उतना ही एरिया इधर करेगा। अगर सपोज कि आप एक टाइम ले लो यहां पे बनाओ तो उतना ही एरिया उधर भी होगा, राइट। दिस was the केपलर्स सेकेंड लॉ, है ना, दिस was the केपलर सेकेंड लॉ। अब सोचो ध्यान से होता क्या है यहां पे, आपको एकदम बात से समझ में आ रही होगी कि यहां पे जब केपलर जब तुम्हारा जो प्लैनेट है वो दूर है, जब दूर है तो उसको एरिया तो सेम लेना है, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जब पास में होगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि एरिया इसको सेम मेंटेन रखना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसी का सेकेंड फॉर्म आया कि प्लैनेट्स नियर दिस प्लैनेट्स व्हेन near the sun has greater orbital speed, है ना। ये तुम्हारा आया केपलर का सेकेंड लॉ का मेन फॉर्म, राइट, कि भाई साहब जब तुम्हारा प्लैनेट पास में आ जाएगा तो उसका मोशन तेज होगा, जब प्लैनेट दूर में होगा तो उसका स्पीड जो होगा वो कम होगा। आर यू गेटिंग इट? जब प्लैनेट पास में होगा तो ज्यादा डिस्टेंस इधर ट्रेवल करेगा, क्योंकि उसको एरिया सेम रखना है ना। और जब ये डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस बड़ा है, तो ये एरिया छोटा होगा, तभी तो एरिया बराबर रहेगा ना। ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तो एरिया तो बहुत बड़ा आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने कहा जो प्लैनेट पास में है वो प्लैनेट ज्यादा स्पीड से, वही प्लैनेट जब पास में आएगा तो ज्यादा तेज से मूव करेगा, और वो प्लैनेट जब दूर होगा तो कम स्पीड से मूव करेगा। बट हम लोग अपने एनालिसिस में आप देखोगे कि अर्थ का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग सर्कुलर मान लेते हैं, राइट, हम लोग सर्कुलर मान लेते हैं, मतलब ऐसे इस तरह के। बट आई थिंक ये चीज क्लियर है आपको। टेल मी, इज इट ओके? और ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, राइट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट। आप यहां से लिख लो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स इज कंजर्व्ड, राइट, इज कंजर्व्ड, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस एम वी आर, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट का, इट विल बी कंजर्व्ड, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। टेल मी, आप एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट बोलोगे मतलब क्या है? एरिया स्वेप्ट, मतलब कि डीए बाई डी टी क्या होगा? डीए बाई डी टी आपका कांस्टेंट होगा, राइट। एंड इसकी वैल्यू आती है एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास के टर्म्स में, राइट। ये चीज आपको याद रखना है। टेल मी, इज इट क्लियर? सब लोग मुझे एक बार यस करके बोल दो अगर समझ में आ गया तो। एक बार मुझे यस करके बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बार जल्दी से यस करके बताओ। एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में आया? अच्छे से समझ में आया क्या? क्या ये आपको समझ में आया? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, सब लोग बताओ, क्या आपको ये समझ में आया? बढ़िया ना? शुड वी मूव नाउ अहेड? आगे बढ़े? आई होप कि यहां पे एकदम क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो, ये चीज जानना है। अब थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ क्या है कि भाई साहब ये मान लो उन्होंने कहा कि ये आपका क्या है, ये क्या है, ये अर्थ है सपोज, सॉरी ये सन है, ये सन है। अब गाइस सुनो ध्यान से, ये जो पाथ होता है ना, जैसे कि अपना जो इलिप्टिकल पाथ होता है, एनालिसिस के टाइम पे उसको हम लोग सर्कुलर मान लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। तो अपन लोग बोलते हैं कि रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट, हम उसको सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मैं इसको आपको यहां बताता हूं, सिंपल ध्यान से सुनो। मैं इसको क्या बोल देता हूं कि आप यहां पे लिखो, सिंपल सी बात है कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू 3/2th पावर ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट। प्लैनेट जिसमें मूव करेगा वहां पे जो t है वो प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 3/2।
तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां से आप ये लिख सकते हो कि T1 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब, है ना। ये चीज आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जैक्टली प्रतीक्षा सर, इलिप्स में तो फोकस होते हैं तो रेडियस किस फोकस से लेंगे, प्लीज समझा दीजिए। आर्यन अंशु मैंने वही तो बोला ना कि आप क्या करोगे, इस पाथ को हम लोग सर्कुलर अज्यूम कर लेते हैं, इस पाथ को हम लोग सर्कुलर अज्यूम कर लेते हैं। अर्थ के देखो, जो आपका अर्थ होता है, राइट, जो अर्थ होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो आपका जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो सेंटर पे है, तब जाके ये आपका ये वाला लॉ जो है वैलिड होता है, राइट। अभी मैं इसको इसी चीज को आपको प्रूव कराऊंगा किससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम पे जब हम अर्थ सैटेलाइट्स निकालेंगे तो आप ये समझ लेना कि जो रेडियस है वो रेडियस तुम्हारा जो होगा वो सेंटर से लेते हैं और इस इलिप्टिकल को हम लोग सर्कुलर अज्यूम करते हैं, राइट, और जो सेंटर मान लेते हैं बीच में, राइट। तो क्योंकि अर्थ की बात इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें थोड़ा बहुत आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, राइट, ये तब वैलिड है, राइट, ये तब वैलिड है। आर्यन आई होप कि आपको क्लियर है डाउट ये चीज, राइट। आप जो रेडियस लेते हो इसलिए लेते हो क्योंकि आप इलिप्टिकल को सर्कुलर की तरह अज्यूम करते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आई होप कि ये चीज क्लियर है। अपने पास जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एकदम बच्चों का खेल है, आपको एकदम सिंपल सी बात पता है, बचपन से पता है कि एक अगर मास आपका लिखा हो, एक मास हो m1, राइट, दूसरा मास हो m2, राइट, m2, दुनिया का कोई भी दो मास हो और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो तो उनमें हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, राइट, उनके बीच में एक हमेशा फोर्स लगता है और वो फोर्स डिपेंड करता है कि मास कितने हैं। जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ज्यादा मास होगा, राइट, मतलब अर्थ और प्लैनेट्स के बीच में इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा मास लगता है, और जितनी दूर होगा उतना कम लगेगा, राइट, पास में कम ज्यादा लगेगा, तो इट विल बी, इसीलिए हम लोग अर्थ पे चिपके हुए होते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर इसको क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी को दोनों कंबाइन करें तो यह आ जाता है तुम्हारा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, यहां पे आपका एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां पे इस कैपिटल G को क्या बोलते हैं, इस कैपिटल G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि भाई साहब ये कांस्टेंट हर जगह है। आप क्या करो, आप चले जाओ दूसरे प्लेनेट पे, वहां से पूछो जी की वैल्यू कितनी है, हम बोलेंगे कांस्टेंट है। अगर आप अर्थ के सेंटर पे पाताल में चले जाओ और वहां से अगर आप फोन करके पूछो मेरे से कि सर जी की वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा कांस्टेंट है। आप दुनिया के किसी कोने में, प्लैनेट्स के किसी भी कोने में, इस पूरे गैलेक्सी में कहीं भी चले जाएं, दिस जी वैल्यू विल नॉट चेंज, दिस जी वैल्यू विल नॉट चेंज, एंड दैट्स व्हाई वी सेड दिस वन। जो जी की वैल्यू होती है वो आपका आता है क्या, 6.67 इंटू 10 की पावर कितना, 6.67। कोई मुझे कंप्लीट करके बताएगा, कोई मुझे बताएगा गाइस, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? -11 होता है +11, एक बार सिंपल से देखो, सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लस, हाँ -11 ही होता है ना, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये g की वैल्यू है, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ g। अगर मैं यहीं पे एक फॉर्मूला आ जाता है भाई साहब, g का आप लोग निकालो क्या, कांस्टेंट, राइट, g का निकालो आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला। तो g क्या होता है, देखो g का यूनिट तो आप लोगों ने निकाल लिया, g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। g को आप लिख सकते हो क्या, देखो fr स्क्वायर अपॉन m1 m2, राइट, m1 m2। तो अगर यहां से मैं इसका निकालूं ग्रेविटेशन फॉर्मूला g का, राइट, तो यह आएगा फोर्स का, फोर्स होता है mlt-2, r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, m1 m2 मतलब m इंटू m दैट इज m स्क्वायर, तो यह आ जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। दिस इज योर g का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत जगह पूछा जाता है। क्लियर? एकदम समझ में आया?
है ना, एकदम समझ में आया। तो दिस वाज द समथिंग, राइट, ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इसमें किसी को कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, राइट। इसी की वजह से, इसी फोर्स की वजह से आपका जो प्लैनेट है, अब सोचो अगर पानी को हम ऐसे पलट दें तो गिर जाता है, एक बाल्टी पानी हो उसको हम ऐसे पलट दें गिर जाता है, लेकिन अर्थ पे सोचो ऐसा गोला सा है, अर्थ आपका कैसा है, अर्थ इज समथिंग लाइक दिस ना, अर्थ ऐसा है, और जो पानी है वो कहाँ कहाँ है, हर जगह तो पानी है ना, पानी ऐसे इधर भी यहाँ पे आपका है, ऐसे पानी इधर भी है, इधर सरफेस पे भी है, इधर सरफेस पे भी है, इधर सरफेस पे भी है। तो गाइज ऐसा नहीं होता ना कि ये पानी ऐसे अर्थ पे पूरा प्रशांत महासागर, ये नीचे जो इंडियन ओशन है या जो नीचे वाले ओशंस हैं उनका पानी ऐसे चू तो नहीं जाता ना, कि पता चला अर्थ ऐसे है और पूरा पूरा पानी बह गया, कहाँ चला गया, बह के कहीं और चला गया। वो क्यों नहीं बहता, क्यों नहीं बहता, क्योंकि पहला तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उसकी तरफ लग रहा है, दूसरा अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में कौन सा फोर्स लगता है, ये अर्थ ने उसको अपनी तरफ बहुत स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट किया हुआ है, राइट। अब सिंपल सी बात एक अभी आती है कि सर अगर दुनिया में हर जगह, अगर दुनिया में हर फोर्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो क्लासरूम में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो भी आप समझो, या कोई भी पेयर है, वो अगर आपके बैठे हुए हैं तो आप खींचे क्यों नहीं आते हैं, आप ऐसा हो तो भाई आप दोनों अपने आप में खींच जाओ, आपका जो पार्टनर है, जो लवर है, आपको उनके तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ऐसे खींच जाओगे। लेकिन द रीजन इज कि आप दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा आपका अर्थ आप पर फोर्स लगाता है, इसलिए आप अर्थ की तरफ चिपके हुए होते हो। ह्यूमन का नेचर क्या है, वो अर्थ की तरफ चिपका हुआ होता है, राइट। तो इसलिए ये चीज होता है ना। और सिंपल से एक बात और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर एग्जांपल के लिए समझो कि भाई मोदी जी खड़े हों और एक नॉर्मल का गांव का प्रधान हो, तो जो मोदी जी के सामने हम लोग ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे ना कि गांव के प्रधान, है ना। तो दिस इज समथिंग दिस इज समथिंग, राइट। तो अपन लोग एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, हाँ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब समझो हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये तो एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, राइट, जो आपको पता होना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं, राइट। सपोज यूनिवर्सल, अब हमने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, द एक्सेलरेशन विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ, राइट। तो ग्रेविटी अर्थ कौन सा लगाएगा, देखो हम बोलेंगे ए जो होगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन applied by earth on any body, this will be acceleration due to gravity। तो लेट्स से मैं केस वन लेता हूं, और मैं बोलता हूं कि बॉडी इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे है, सरफेस ऑफ अर्थ। एवरीवन ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा चीज है, आप लोग इसको एंजॉय करोगे, सच में एंजॉय करोगे। आप देखो क्या होता है, मैंने कहा जिस बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेट्स से ये आपका क्या है, दिस इज योर अर्थ, राइट। अब अर्थ पे हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया विच इज ऑफ मास m, और ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, सेंटर ये है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। इनके बीच में जो फोर्स है, मैं बोलूं इस बॉडी पर, राइट, जो फोर्स लग रहा है दैट इज GMEM अपॉन RE का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी यानी कि अर्थ, राइट, ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट, और आपको पता है F बराबर क्या होता है, ma, तो A कितना होता है, F बाई एम, तो A बाई ग्रेविटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से, दिस विल बिकम F अपॉन m, राइट। तो F क्या है, GMEM अपॉन RE का होल स्क्वायर अपॉन m, तो m से m कैंसिल आउट, आ गया आपका एक्सेलरेशन दैट इज कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर, दिस इज ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। आई बात समझ में, जल्दी से बताएं। फिजिक्स के क्वेश्चन का, अरे इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बता दिया है, फोनिक्स, आप क्यों परेशान हो रहे हो हमसे।
अभी आप क्वेश्चन कहां से लगा सकते हो, आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उसका टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाओ, और आप अगर आप, मैं तो बोलूंगा आप देखो इतना टाइम नहीं है कि आप बुक के थ्रू जाएंगे और उस बुक के सारे क्वेश्चंस लगाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ जो क्लास में, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वेटेज कम होता है, राइट, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट, और वो भी वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे पिछली बार, ऐसा नहीं कह सकते कि अब की बार भी होगा, बट आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल के क्वेश्चंस लगा लो, 8-10 पेपर हैं तो आपको करीब 1200-1300 क्वेश्चन तो वहां से मिल गए, है ना, पूरा ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। और आपको बात करूं एओ के लगा लो तो वहां से आपको मिल जाएंगे, मैंने इसकी बात किया हुआ है, समझ गए, ओके गुड। अब देखो गाइस ध्यान से समझो कि मतलब अगर हमने देखा कि ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, राइट, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखो गाइस ध्यान से, आपको जी की वैल्यू पता है, इट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, पर केजी स्क्वायर। अब समझना ध्यान से, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी, गाइस देख रहे हो कितना भारी है, बहुत भारी है ये। रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, राइट। इन सब वैल्यू को जब आप लोग पुट करते हो तो जो जी की वैल्यू निकल के आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये करीब आपकी ये एक्सीलरेशन आ जाती है। दिस इज द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। टेल मी, इज इट ओके? इज इट ओके एवरीवन? सर आपका क्या होता है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो डिपेंड करता है फोर्स पर, और फोर्स डिपेंड करता है कि आपका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है। आर यू गेटिंग इट? तो अब ये अर्थ के सरफेस पे बात किया हमने। लेट्स टॉक अबाउट ऑन द सेकेंड केस। मैं यहां पे लेता हूं केस 2, और केस 2 मैं बोलता हूं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट h, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ h, है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है एक हाइट h पर हो, क्या मतलब है इसका, ये आपका देखो अर्थ है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, आप ध्यान से समझना। ये है हमारे पास में अर्थ, राइट, ये सेंटर है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है मास m का, और इसकी हाइट जो है वो h है, ये जो आपका रेडियस है वो re है। इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा एट हाइट h, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि इस पर जो फोर्स ऑफर हो रहा है एट हाइट h, इट विल बी टू नेट फोर्स, इसके बीच में इन दोनों के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो जी एम ई एम अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज आर ई प्लस एच, देखो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन मास। किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, इस पे निकाल रहे हैं, कितना एक्सीलरेशन है इस पे निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल m से डिवाइड आपने कर दिया, राइट। अच्छा ये भी हो सकता है कि भाई साहब ये बॉडी अर्थ को अपने तरफ कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है। सुनना ध्यान से, बड़ा ही लॉजिकल सा, मतलब ऐसे बोलेंगे बच्चों का सवाल है कि मतलब अर्थ कहां खींचता है, भाई ऑब्जेक्ट खींचता है। लेकिन बिल्कुल अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं मेरे को बताओ कि ये छोटा सा जो भाई साहब छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ को कितना खींच रहा है, तो आप इसकी जगह पे क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे मास ऑफ अर्थ से, और जो वैल्यू आएगा ना वो एक्सेलरेशन की वैल्यू एकदम निग्लेजिबल, 10 की पावर -24 के अराउंड कुछ आएगा, विच विल बी नेग्लेजिबल, राइट। तो ये चीज होता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग उसकी बात ही नहीं करते, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका देखो गाइस ध्यान से समझना, जी एम ई अपॉन 1 दिस इज आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस इज एक्सीलरेशन। गाइस बहुत ही मजा आएगा, एकदम क्लास में बने रहना, बस इतनी सी बात बोलूंगा मैं। जितने भी लोग क्लास में हो, आप लोग क्लास को छोड़ना नहीं, लास्ट तक बने रहना, पूरा समझ जाओगे यहाँ पे, राइट। अब मैंने कहा कि यहां से देखो, अगर मैं बोलूं जी एच कितना होगा, अगर मैं बोलूं यहां से कैपिटल जी एम ई अपॉन यहां से आर ई कॉमन ले, आर ई कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा बाहर, आर ई का स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो लेट्स से दिस इज आर ई का स्क्वायर बाहर निकला, और अंदर आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और हमको जुगाड़ करने में हम लोग महाराज हैं, जुगाड़ करना बहुत अच्छे से आता है। इसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी सरफेस और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम लोग बोलेंगे कि जी एच इज इक्वल टू नथिंग बट जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या ये समझ में आया?
एकदम अच्छे से समझ में आया क्या गाइस? एकदम याद, इस क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब आईटीसी में नहीं आएगा तो कहीं रीजनिंग में कहीं पूछ लेगा, कहीं ना कहीं, मतलब रीजनिंग नहीं, जीके में, मतलब जहां पे साइंस आता है, हर जगह ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, जरूर आता है। टेल मी इज इट क्लियर? टेल मी इज इट क्लियर? यहां से आपको ये वैल्यू मिलेगी, राइट? ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि गाइस मुझे बताओ फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, एट अ हाइट ऑफ क्या ले लें, 1600 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जल्दी बताओ क्या समझ में आया ये? मैंने गाइस ध्यान समझो, फ्रंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एवरीवन टेल मी क्विकली गाइस, जितने भी लोग हो क्लास में देख लो, आर स्क्वायर, अरे आर स्क्वायर ई स्क्वायर नहीं होगा, आर ई का, आर ई तुम्हारा उसका मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, ये तुम्हारा नीचे लिखा हुआ है, ई तुम्हारा नीचे लिखा हुआ है, ये तुम्हारा आर इंटू ई नहीं लिखा हुआ है कि इसका स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। आप तो वही बात कर रहे हो कि मैं साइन थीटा को स्क्वायर करूं तो मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है ना? आई बात समझ में? क्या होगा इसकी वैल्यू, जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताओ गाइस, जितने भी लोग क्लास में हो, अगर समझ में आ रहा तो लाइक तो बनता है यार, एक बार लाइक करके जल्दी से बताएं। जितने भी लोग क्लास में देख रहे हैं, इट्स टाइम 40 लोग देख रहे हैं और 40 लाइक्स हैं, तो आप लोग जल्दी से लाइक करें, जितने भी लोग हैं आप लोग लाइक करें, इसको थोड़ा सा नंबर को बढ़ाएं, और अगर मुझे बताएं कि क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कुछ मैं और करूं, बट आपको अल्टीमेटली करना यही है कि आपको समझा के जाना है। टेल मी इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या मिलेगा आपके पास में, हमें देख लिया हमने, g एट हाइट h जो गिवन है वो तुम्हें गिवन है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई। h मतलब 1600 किलोमीटर, आर ई मतलब 6400, ये लिया करो, अगर दिया रहे तो लेना, अदरवाइज ये लिया करो। तो ये आ जाएगा g अपॉन 1 प्लस 1/4, 16 4 जाए, ये कैंसिल, 16 4 जा 1/4, तो 5/4 25/16, मतलब 16g अपॉन 25। अब इसको गाइज आप लोग सॉल्व करते रह जाना, कुछ लोग बोल रहे हैं 7.5 कुछ आ रहा है, आप लोग जो भी वैल्यू आए इसको निकाल के आप लोग आंसर बोल सकते हो आराम से, राइट? 16g अपॉन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आराम से g की वैल्यू 9.8 पुट कर देना। अब ये कैलकुलेशन मेरे से मत करवाओ, राइट? ये कैलकुलेशन मेरे से मत करवाओ, 16g अपॉन 25, राइट? ये कैलकुलेशन तो मेरे से मत करवाओ। बोलो जल्दी से, इज इट क्लियर? मजा आया क्या? मजा आया क्या? एकदम समझ में आया क्या? एकदम समझ में आया क्या? देखो हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि जो GH है ना, जो GH है वो है तुम्हारा g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि GH बराबर g इंटू 1 प्लस h अपॉन आर ई की पावर -2। हम सबको ये पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx लिख सकते हैं इफ x की वैल्यू लेस देन 1 हो, है ना? है ना? और अगर हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, इफ वी टॉक नियर द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर हाइट फॉर h लेस देन आर ई, राइट? मतलब जब आपकी हाइट जो है, कितना ऊपर जाओगे, आपका कितना ऊपर जाओगे, कितना ऊपर जाओगे भाई? 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर के तो रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। आप कहेंगे नहीं हम 100 किलोमीटर जाएंगे, चले जाओ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी 1/64 है, 1/64 इज 100 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर, बहुत कम है, राइट? 200 किलोमीटर जाओगे तब भी 1/32, वो 1 के कंपेरिजन में बहुत कम आ रहा है, 1 के कंपेरिजन में बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं GH बराबर, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस nx, यानी कि g अपॉन 1 प्लस nx, तो यानी ये -2 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। बोलो समझ में आया क्या? राइट? एक ये फॉर्मूला कब है? फॉर द नियर सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? अगर अर्थ के नियर में हो तो आप लोग इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई GH अपॉन G बराबर 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, राइट? तो हमने क्या किया, इस पे अगर हम इधर से ले लें GH ना, यहां से आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, GH माइनस G अपॉन G, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, GH अपॉन G -1 बराबर -2h अपॉन आर ई,
है ना, माइनस 2h अपॉन आर ई। तो देखो चेंज कितना आया, डिक्रीज कर गया ना, जी एच माइनस जी अपॉन जी बराबर माइनस 2h अपॉन आर ई, है ना। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा डेल्टा जी है, ऊपर अपॉन जी बराबर माइनस 2h अपॉन आर ई। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, अगर सपोज आपका मन है कि भाई हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू 100%, है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हो। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप हाइट ऊपर जाते हो तो डिक्रीमेंट होता है जी की वैल्यू में, ना कि इंक्रीमेंट। बताएं जल्दी से, समझ में आया, जल्दी समझ में आया, जो 11th में नहीं समझे वो अभी समझ गए। ओहो थैंक यू सो मच आर्यन, जल्दी से बताओ समझ में आया, मजा आया, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। तो दिस इज समथिंग जो कि चेंज कैसे आता है जी में, राइट, कैसे चेंज आता है जी में। आई होप कि एकदम आपको मजा आया। लेट्स मूव अहेड, राइट। ये आपके सिंपल है, मतलब अगर बोले अर्थ के साथ एच जो है वो नेग्लिजिबल है आर ई के रिस्पेक्ट में, तो एच हाइट जाने पे कितना परसेंटेज चेंज आता है, माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू 100, राइट। सिंपल सा एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। चले, है ना, ये क्या है, ये परसेंटेज चेंज इन जी है, लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लो परसेंटेज चेंज इन जी एट हाइट एच इज वंस मोर जनहित में गणित। अरे वाह क्या बात है तो हुआ क्या, ये आपने यहाँ पे लिया वैल्यूज को, हमने इसको इस तरह से लिखा, और हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर, इनको ये लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो। हमने -2 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है जनहित में गणित, आप सिंपल सा इसको कैलकुलेट कर लो, एक बार खुद के कॉपी से करो ना, एकदम यही आएगा, राइट, एकदम यही आएगा। ओके चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, केस नंबर 3, राइट। बहुत सारे केस कर रहे हैं आप लोग, हम लोग बहुत सारे केस कर रहे हैं। अब केस है when object is at a depth d, ओके, at a depth d। देखो गाइस ध्यान से समझो, अब अर्थ की खुदाई करने वाले हैं, अर्थ की खुदाई करने वाले हैं, और अर्थ की खुदाई करके हम लोग अंदर जाना चाहते हैं। एक्चुअली में तो आप अंदर नहीं जा पाओगे, रीजन, अंदर इसलिए नहीं जा पाओगे क्योंकि अंदर जाने पे आप जल के भस्म हो जाओगे, आप राख बन जाओगे, आपका पता नहीं चलेगा, आपको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, है ना। अंदर तो सच में तो एग्जैक्टली अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, है ना बोलेंगे सर अरे कहां से कहां पहुंच गए, कौन सी बात करने लग गए, है ना, है ना। अरे बता तो दिया ना जनहित में गणित। अब एक बार रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, इसका टेंशन मत लिया करो, ये पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल रहेगा, एक बार नहीं 10 बार देख लेना। अगर सोचो एक ही चीज को इस वीडियो में 10 बार पढ़ाएंगे तो वो हेल्पफुल नहीं होगा, बट आप क्या करना, क्लास के बाद फिर से देख लेना, एकदम समझ में आ जाएगा। यहां फोकस करो, राइट। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपके कहने पर, है ना। चलो देखो ध्यान से, अब क्या होने वाला है, ये है तुम्हारा अर्थ। ध्यान से समझना भाई साहब, ध्यान से समझना भाई साहब, ये आपका है अर्थ, राइट। इसका मास है m, इसका मास है m। आपने की इस पे खुदाई, और आपने की जब खुदाई करके आप पहुंच गए यहां पे, ये आपका है सेंटर, आप यहां पहुंच गए, राइट। यहां पे ये जो डेप्थ है वो है स्मॉल d, और आप पहुंच गए इस जगह पे, राइट। तो एक्चुअली में आप पर जो फोर्स लगेगा वो अर्थ के इतने पार्ट की वजह से लगेगा, है ना, अर्थ के इतने पार्ट की वजह से लगेगा, क्योंकि बाहर वाला सारा जो होगा ना वो नेग्लेक्ट कर देगा। देखो इधर वाला जितना लगाएगा उधर इतना भी लगाएगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बाहर वाले। बट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट m है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट m है, तो इस सेंटर से जो फोर्स लगेगा, दिस, ये तुम्हारा, ये यहां पे सेंटर पे कौन सा मास है, me है, राइट। तो अब जो एक्सीलरेशन एट डेप्थ d होगा, अब जो एक्सीलरेशन एट डेप्थ d होगा, ध्यान से समझना, वो होगा फोर्स कितना लगा रहा है, g, इनटू मान लेते हैं इसका जो मास है वो m डैश है, राइट। तो m डैश इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी है, बताओ इनको दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बताना, बताओ भाई साहब। डी डेप्थ पे आ गए, पूरा डिस्टेंस आर ही था, सेंटर से मेजर करते हैं, डी नीचे आ गए तो डिस्टेंस तो आर ई माइनस डी हो गया, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट,
दिस विल बी इक्वल टू gm डैश ये है ना, ये चीज। अब हमको निकालना है इसका मास, तो हम बोलेंगे जो m डैश है उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को क्या लिख सकते हो भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो m डैश की वैल्यू आएगी, जो m डैश की वैल्यू आएगी वो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई RE माइनस डी का होल क्यूब, है ना, इतने ही वॉल्यूम की तो बात करेंगे। और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है, me है, टोटल मास इज me, और पूरा नेट पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई RE क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, m डैश की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, m डैश की वैल्यू आ गई क्या, हाँ, RE माइनस डी का होल क्यूब me अपॉन RE का क्यूब। लेट्स पुट दिस वैल्यू नाउ। अब इस वैल्यू को हम लोग उठा के पुट कर दें यहां पे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज इक्वल टू g m डैश की वैल्यू पुट करो, कितना, RE माइनस डी का होल क्यूब इंटू me अपॉन RE का क्यूब अपॉन RE माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस पावर 2 से कट गया, है ना, पावर 2 से कट गया, बच गया ऊपर एक पावर GD, यानी क्या बचा देखो, GME अपॉन RE का क्यूब इंटू RE माइनस डी। गाइस जल्दी से बताएं, क्या इतनी सी बात समझ में आई। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं GD बराबर GME अपॉन RE का क्यूब, और यहां से RE कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा 1 माइनस डी अपॉन RE। ये RE यहां से कैंसिल आउट, आपको ओवरऑल क्या मिल गया, पहले यहां जल्दी से लिखो, क्या मिल गया आपको, यहां पे आपको ये मिला क्या, यहां पे आपको मिला G एट डेप्थ D इज इक्वल टू G इंटू, क्योंकि GME अपॉन RE स्क्वायर है। मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पे लिखता हूं अब, राइट, इसको मैं इरेज करके यहां पे लिखता हूं। क्या मिला आपको मिल गया G एट डेप्थ D इज इक्वल टू GME, ये RE कैंसिल आउट हो गया, ये GME RE स्क्वायर 1 माइनस डी अपॉन RE। तो यहां से देखो कितना आएगा, ये तो तुम्हारा स्मॉल g हो गया, तो G एट डेप्थ is nothing but G into 1 minus D upon RE। बताए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। एक्सीलेंट सर, मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आया, बिल्कुल ऐसे ही मजा आएगा, बस डेली का डेली क्लास में रहा करो, डेली का डेली क्लास में रहा करो, और उन सबको पकड़ पकड़ के कान पकड़ के लाया करो कि भाई चलो यहां समझ में आएगा, और मैं गारंटी लेता हूं समझाऊंगा। जितना चीज क्लास में, ऑब्वियस सी बात है 100% सिलेबस 30 घंटे में डिस्कस नहीं होगा, लेकिन जितना डिस्कस होगा वो आपका बहुत स्कोरिंग होगा और वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और जितना डिस्कस करूंगा उतना समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी, राइट, ये मेरी गारंटी है ना। तो ये चीज आ गया आपका, ये चीज आप क्या जल्दी से बताएं, क्लियर, एकदम 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 बताएं, एकदम मजा आया कि नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना, जबरदस्त तरीके से मजा आया, आई होप कि क्लियर है। अब देखो गाइस, मैं एक काम करता हूं, इसी चीज को मैं एक काम करता हूं, ये लिखता हूं, हम लोगों ने निकाला G एट डेप्थ इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE, है ना, यानी कि अगर मैं बोलूं G अपॉन D अपॉन G बराबर 1 माइनस डी अपॉन RE, है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, है ना, ये कितना आएगा देखो, GD माइनस G, है ना, दिस वन, ये कितना आएगा देखो, ये आएगा तुम्हारा डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 माइनस डी अपॉन RE इंटू 100, राइट। तो ये कितना आया, परसेंटेज चेंज इन G नीचे जाने पर, राइट, गोइंग डाउन अर्थ सरफेस
इज माइनस डी अपॉन आर ई इंटू 100%। आया समझ में? आया समझ में? माइनस डी अपॉन आर ई इंटू 100%। अब मुझे गाइज ये बताओ कि आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको, है ना? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है, राइट? मुझे बताओ अर्थ के ऊपर जाने पे ज्यादा फास्ट रेट से चेंज होता है या नीचे जाने पे ज्यादा फास्ट रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन जी फास्ट कहां पे है, ऊपर या नीचे? जल्दी से बताओ कहां पे ज्यादा फास्ट तरीके से चेंज होता है और कहां पे स्लो तरीके से चेंज होता है, ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे? ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे? तो आप यहां से कह सकते हो, हमने देखा जी एट डेप्थ इज जी, मतलब जो परसेंटेज नीचे मिला था डेप्थ पे ना, डेप्थ पे जो मिला था वो डेल्टा जी परसेंटेज चेंज जो मिला था तुम्हें, परसेंटेज चेंज जो मिला था वो कितना मिला था? वो मिला तुम्हें माइनस डी अपॉन आर ई इंटू 100%, है ना? और हाइट पे जाने पे क्या मिला था? हाइट पे जाने पे क्या मिला था? हाइट पे जाने पे जो तुम्हारे परसेंटेज चेंज मिला था दैट वाज माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू 100%, है ना? तो देखो चेंज ज्यादा कहां पे होगा, अंदर जाने पे या नीचे जाने पे? तो आपने देखा ऊपर जाने पे ज्यादा फास्ट तरीके से चेंज होता है। अगर सोचो कि आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे और 1 किलोमीटर अंदर जाओगे, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे माइनस 2 अपॉन आर ई इंटू 100% का चेंज आएगा, और ऊपर यहाँ पे नीचे अंदर जाने पे माइनस 1 अपॉन आर ई इंटू 100% का चेंज आएगा, राइट? एबव जाने पे, वेरी गुड, ऊपर जाने पे चेंज होता है, राइट? तो ये चीजें आप लोग याद रखें, इसको अच्छे से समझो। आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ सबको, राइट? एवरीवन टेल मी, यहां तक समझ में आया? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? देखो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो। केस इस जो तुम्हारी वैल्यू है ना, ये यहां पे भी डिपेंड करती है, कहां पे? इट डिपेंड्स ऑन दी रोटेशन, राइट? मतलब ऐसे बोलूं, केस 4 मान लो कि आप क्या हो, अर्थ के सरफेस पे हो, लेट्स से यू आर ऑन अर्थ सरफेस हियर, और अर्थ कैसे रोटेट करती है गाइस? मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक्सिस है, तो अर्थ रोटेट्स लाइक दिस, है ना? अर्थ रोटेट लाइक दिस। ये तुम्हारा सपोज ये क्या है, दिस इज सेंटर, है ना? एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ लैम्डा विद दिस, है ना? तो ये तुम्हारा अर्थ जो है इस तरफ में एक वो लगा रहा है, राइट? इस तरफ में क्या लग रहा है, एक इस तरफ में एक फोर्स लग रहा है, राइट? इस तरफ में ये स्पिन कर रहा है ऐसे अर्थ, इस पॉइंट ना, ऐसे इस तरफ से, तो इस पे जो है बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा विच विल बी m ओमेगा स्क्वायर r, है ना? m ओमेगा स्क्वायर r विच विल बी द रेडियस। ध्यान से समझना इस बात को भी, ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से समझना इस बात को भी, राइट? ध्यान से समझना इस बात को भी, ये m ओमेगा स्क्वायर r होगा, है ना? क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर r होगा। अब समझो ध्यान से गाइस कि अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, है ना? ये तुम्हारा हुआ तो ये भी लैम्डा होगा, है ना? ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, है ना? अब हम क्या बात करेंगे, देखो ध्यान से, यानी कि ये भी लैम्डा होगा, है ना? ये भी लैम्डा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, अगर ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो ये इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा? इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, है ना? cos लैम्डा, ओके? और यहां पे इधर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r sin लैम्डा, राइट? और इधर तो तुम्हारा एक्सीलरेशन फोर्स लगेगा ही तुम्हारा, राइट? तो आप कह सकते हो इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगा है m, मान लेते हैं कि ये क्या है, दिस इज योर, जब सेंटर से लैटिट्यूड एंगल लैम्डा बना रहा हो, ये तुम्हारा लैम्डा एंगल पे हो, क्या बोलते हैं इसको, ये लैटिट्यूड है ना? तो लैटिट्यूड यहां पे आपका एंगल कितना अल्फा बना रहा हो, तो आप बोलोगे mg एट लैम्डा, राइट? mg एट लैम्डा एंगल, मतलब लैम्डा अगर 0 होगा तो आप यहां पे होगे, लैम्डा 90 होगा तो आप यहां पे होगे। तो mg लैम्डा बराबर mg, एक तो तुम्हारा अर्थ खींचेगा इस साइड में, mg फोर्स से अंदर की तरफ खींचेगा, और माइनस उधर वाला माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ध्यान से समझ, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा g लैम्डा बराबर g माइनस m से कैंसिल आउट कर लो, यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। बताओ ये चीज क्लियर हुआ क्या? ये चीज क्लियर हुआ क्या एवरीवन? एवरीवन जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर? यहां तक एकदम समझ में आया?
जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, जी डैश इज इक्वल टू जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, राइट, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। व्हाट डू यू मीन नाउ? अब हम लोग क्या बात करेंगे गाइस, ध्यान से समझ लो कि अगर एट पोल पे बात करें, एट पोल, एट पोल कितना होगा, पोल पे लैम्डा कितना होगा, 90 होगा, यानी कि जी की वैल्यू कितनी होगी, जी लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, जी एट पोल कितना होगा, जी एट पोल जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा जी माइनस जी ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 जीरो, देयरफॉर इट विल बी जी। और तुम्हारा इक्वेटर पे कितना होगा, इक्वेटर पे कितना होगा, इक्वेटर पे तुम्हारा लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी, तो इट विल बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो इज 1, तो देयरफॉर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब मुझे बता दो कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू ज्यादा है या पोल पे? इक्वेटर पे पोल के इक्वेटर पे वैल्यू ज्यादा है। अगर आप अर्थ के सरफेस पे ही हो, अर्थ के सरफेस पे ही हर जगह कांस्टेंट सेम नहीं होता, क्योंकि अर्थ खुद रिवॉल्व कर रही है, राइट। तो कहां कहां कैसा कर, जहां तक, इज इट क्लियर हियर? जल्दी से बताएं, अगर कोई डाउट नहीं है तो बताओ, आगे बढ़ा जाए फिर हम लोग। एकदम अच्छे से समझ में आया है ना? वेल डन, वेरी गुड। तो दिस वॉज दी ये कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने अभी का ये डिस्कस किया, राइट, अभी का हम लोगों ने ये डिस्कस किया। तो गाइस अब आपसे एक बात मैं ये बोलूंगा कि हम कल की क्लास जो शेड्यूल कराया था मैंने, दैट वाज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको बता देता हूं हम लोग कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे, राइट, मैं आपको बता देता हूं हम लोग कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे मैं आपको बता देता हूं। कल की जो क्लास थी हमारी, आज कौन सा डेट है, आज डेट कौन सा है, 8 मार्च, राइट। तो हमारा 9 मार्च को होने वाला था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बट हम लोग कल भी ग्रेविटेशन पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि इसमें एक नंबर का क्वेश्चन गाइस आ सकता है, राइट। ग्रेविटेशन पार्ट 2 करेंगे, ग्रेविटेशन पार्ट 2 करेंगे। मैं आपको कल, अभी वो शेड्यूल होगा इसमें आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बट इसको हम कर लेंगे। 10 एंड 11 को आपका हीट, यहाँ पे आपका जाएगा हीट ट्रांसफर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इन दोनों 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, राइट। 2 लेक्चर में हम लोग इसको करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। एंड फिर आपका 12 से स्टार्ट होगा ऑसिलेशन एंड वेव्स, राइट, ऑसिलेशन एंड वेव्स, राइट। ऑसिलेशन वेव्स जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद आपका सब 1 बाय 1 करके स्कोरिंग पोर्शन लाइक वेव ऑप्टिक्स, और फिर वेव ऑप्टिक्स के बाद में आपका मॉडर्न फिजिक्स। वेव ऑप्टिक्स नहीं, यहाँ पे आपका ये भी आएगा ना, रे ऑप्टिक्स आएगा, तो इस पर सिर्फ ऑप्टिक्स लिखो, राइट। ऑप्टिक्स होगा, ऑप्टिक्स होगा, फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स होगा, राइट। और मॉडर्न फिजिक्स के बाद में आपका ईडीसी वाला पोर्शन होगा, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, फ्लूइड्स, राइट। उसके बाद फ्लूइड्स, ईटीसी, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेल में किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, क्वेश्चन तो हम लोग करवा देंगे, क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं है। आप लोग देखो क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन जो है जिसमें भी आए हुए हैं बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। जो मैंने थ्योरी आपको इतना डिटेल में बताया ना, जो मतलब देखो मैंने इसलिए क्या कि जो मैं थ्योरी आपको डिटेल में बताया हूं ना, अगर आपने इन ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन करूंगा, राइट। उसके लिए क्या होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पे लाऊंगा और डिस्कस कर दूंगा। अभी मैंने पीडीएफ उसका नहीं प्रिपेयर था आज, तो मैं इसलिए नहीं लाया, मैंने कहा कि आपको कौन सा पढ़ा देता हूं, राइट। बट क्वेश्चंस आपके कराएंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा, राइट। तो आप ये, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप इसको पढ़ने के बाद जाके क्वेश्चन लगाना। अभी आपका ग्रेविटेशन जितना भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है, और जितने भी क्वेश्चन है एटीसी के हलवा नहीं लगेंगे तो मुझसे बताना, बिल्कुल इजी सवाल लगेंगे, बिल्कुल इजी सवाल लगेंगे। ये हम लोगों ने आज का कॉन्सेप्चुअल क्लास किया, राइट। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैक्सवेल का तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बीच में क्वेश्चनर सेशन लेके आऊंगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चन एक तरफ से करा दूंगा, राइट। आप लोग कॉन्सेप्ट कर लो, क्योंकि मुझे कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ाना है, राइट। तो एक काम करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट बताएंगे और किसी एक दिन क्वेश्चनर सेशन होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, राइट। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है उसका क्वेश्चन होंगे, राइट। जितना भी, जैसे मान लो कि ग्रेविटेशन खत्म कर लिया और हीट एंड थर्मो, ग्रेविटेशन हीट थर्मो खत्म करने के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे पास्ट ईयर के, वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा यहाँ पे, आपको प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले लेंगे कुछ, राइट। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चनर सेशंस रखेंगे, इस तरह से आप लोग कम टाइम में ज्यादा कुछ सीख पाओगे, कम टाइम में ज्यादा कुछ सीख पाओगे। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया गाइस, यहां तक आपको मजा आया। कल की क्लास शेड्यूल है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, बट हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2, राइट। तो मिलते हैं गाइस कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर एंड
शुभ रात्रि।